बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कितने चरण में और किन तारीखों पर बिहार में इस बार चुनाव होने वाले हैं, जानेंगे। इसके अलावा चुनाव से पहले पटना को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल गई है। क्या है इस मेट्रो की खासियत, किन रूट्स पर चलेगी, बताएंगे। साथ ही कफ सिरप को लेकर एमपी राजस्थान में बवाल क्यों मचा है, और आखिर में बात होगी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, जो हमेशा की तरह इस बार भी कुछ विवादित बोलकर घिर गए हैं। इन सब पर बात होगी आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। पहली और सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर है। चुनाव आयोग ने राज्य विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग बिहार के सभी मतदाताओं को भरोसा दिलाना चाहता है कि वोटिंग पूरी पारदर्शिता और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए कराई जाएगी। इस बार कुल 7.43 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें करीब 14 लाख नए वोटर हैं और पहली बार मतदान करेंगे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान सत्ता के सुचारू परिवर्तन के लिए अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार कई राजनीतिक दलों के आग्रह को मानते हुए मतदान की तारीखें छठ पूजा के बाद रखी हैं। छठ बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है, जो अक्टूबर के अंत में मनाया जाएगा। इन चुनावों में मुकाबला कई कोनों से होगा। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू कर रही है, फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश में है। भाजपा इसके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में मैदान में है। इनके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जैसे दल भी चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर समझौते लगभग तय माने जा रहे हैं। वहीं विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। इसमें कांग्रेस और वामपंथी दल भी शामिल हैं। महागठबंधन इस बार बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएपीएफ की तैनाती पहले से कर दी जाएगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की सख्त हिदायत दी जाएगी। ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की जांच पूरी हो चुकी है। मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पालन पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग टीम भी बना दी है। इस बार चुनाव प्रक्रिया में कई नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की फोटो रंगीन और बड़े फॉन्ट में दिखाई जाएगी। बूथ स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के पास पहचान पत्र होंगे, ताकि मतदाताओं को पहचानने में आसानी हो। हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग होगी, ताकि पूरे मतदान की निगरानी की जा सके। मतदाताओं को मोबाइल फोन बूथ के बाहर जमा करना होगा। अगली खबर भी बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना 6 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर देश के मेट्रो शहरों की सूची में शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। फिलहाल मेट्रो की पहली सेवा ब्लू लाइन पर चलेगी, जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक जाएगी। पहले चरण में मेट्रो की ये लाइन लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है और 3 स्टेशन से होकर गुजरेगी: पाटलिपुत्र, आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ। आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा मंगलवार से शुरू होगी। अभी के लिए यात्रियों को एक स्टेशन की दूरी तय करने के लिए न्यूनतम 15 रुपए देने होंगे, जबकि पूरे रूट का किराया 30 रुपए तय किया गया है। मेट्रो सेवा रोजाना सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगी। कुल 40 से 42 ट्रिप इस रूट पर हर दिन तय होंगी। 20 मिनट के अंतराल पर यह ट्रेन चलेगी। मेट्रो के डिब्बों को बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग से प्रेरित डिजाइन दिया गया है। डिब्बों की बाहरी और भीतरी सजावट में राज्य की पारंपरिक कला की झलक दिखाई देती है। हर ट्रेन में कुल 3 कोच हैं, जिनमें लगभग 900 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना नहीं, बल्कि एक सपना रहा है, जिसे उन्होंने करीब 1 दशक पहले देखा था। 11 जून 2023 को बिहार कैबिनेट ने पटना मेट्रो के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इसके बाद जून 2014 में केंद्र सरकार से भी हरी झंडी मिली।
परियोजना को 5 चरणों में पूरा करने का खाका तैयार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो की आधारशिला रखी थी। अगले दिन ही पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का औपचारिक गठन हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को इस प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट बनाया गया और जनवरी 2022 में L&T को पहले फेज के डिजाइन और निर्माण का ठेका मिला। पटना मेट्रो परियोजना की कुल लागत करीब 13,925 करोड़ रुपए है। इसमें बिहार सरकार, केंद्र सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की संयुक्त वित्तीय मदद शामिल है। पटना की मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि बिहार की आधुनिक पहचान बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2 साल में बाकी फेज पर भी काम तेजी से पूरा किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। MP और राजस्थान में एक कफ सिरप ने कई बच्चों की जान ले ली है। इसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कहा था कि उन्होंने बच्चों को वायरल फीवर के इलाज में जो दवा दी वो एक सामान्य प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा थी और किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई थी। ये वही कोल्ड रिफ कफ सिरप है जिसे पीने के बाद 16 बच्चों की मौत हुई, ऐसा बताया जा रहा है। डॉक्टर सोनी ने इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में कहा, ये सिरप एक दिन का इलाज नहीं होता। मैं इस कंपनी की दवाएं 10 साल से लिख रहा हूँ। ये कहना गलत है कि डॉक्टर फॉर्मुलेशन तय करते हैं। हमें तो पहले से सील पैक तैयार दवाएं दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि वो छिंदवाड़ा जिले के परासिया स्थित सरकारी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात हैं और एक निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हाल में 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया है जिनमें वायरल और सर्दी जुकाम जैसे आम संक्रमण शामिल थे। किसी मेडिकल स्टोर से क्लिनिक बंद करने की कोई सूचना नहीं आई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई जिसमें श्रेयसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के संचालक भी नामजद हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई धाराओं के तहत की। जांच में खुलासा हुआ कि कोल्ड रिफ कफ सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया जो एक जहरीला केमिकल है और शरीर में जाने पर किडनी फेलियर और मौत का कारण बन सकता है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर सोनी को तुरंत निलंबित कर दिया और पूरे प्रदेश में कोल्ड रिफ सिरप की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 11 परासिया सब डिवीजन से, 2 छिंदवाड़ा शहर से और 1 चौरई तहसील से है। इसके अलावा 2 बच्चों की मौत बैतूल जिले में हुई है। सभी बच्चों ने मौत से पहले कोल्ड रिफ सिरप पी थी। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर प्रवीण सोनी का समर्थन किया है। छिंदवाड़ा इलाके की अध्यक्ष कल्पना शुक्ला ने कहा है कि अगर डॉक्टर सोनी को रिहा नहीं किया गया तो सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। IMA ने सवाल उठाया है कि सरकार ने सिरप बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट क्यों दी, जबकि जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर पर डाल दी गई। IMA की एक टीम छिंदवाड़ा में फैक्ट फाइंडिंग के लिए पहुंच चुकी है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से बातचीत का ऐलान किया है और कहा है कि किसी एक डॉक्टर को पूरे सिस्टम की नाकामी का दोष ठहराना अनुचित है। और अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी है कि अगर जंग हुई तो भारत अपने ही वॉर प्लान के मलबे के नीचे दब जाएगा। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तीनों ने बीते दिनों पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर दोबारा कोई मिस एडवेंचर हुआ तो भारत पिछली बार जैसी रोक टोक नहीं दिखाएगा। इन बयानों से बुरी तरह बौखलाए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंडियन लीडरशिप के बयान ने उनकी नाकामी को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दबाव में आकर भारत ऐसे बयान दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के ये बयान उनकी खराब इमेज को सुधारने की नाकाम कोशिश है। इतनी बड़ी हार के बाद अगर वो दोबारा कोशिश करेंगे तो इस बार नतीजा पहले से भी ज्यादा बुरा होगा। उन्होंने 0 और 6 का जिक्र किया जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चल रहे दावे से जुड़ा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 फाइटर जेट गिरा दिए। हालांकि पाकिस्तान ने इसका कोई सबूत नहीं दिया है। दरअसल 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में हुआ था। इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था।
4 दिन तक दोनों देशों के बीच टेंशन रही, जब पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने की गुजारिश की। 4 अक्टूबर को आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संयम दिखाया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो उसे सोचना होगा कि वो वाकई दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। इसी हफ्ते एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, जिनमें अमेरिकी F-16 भी शामिल थे, या तो डैमेज हुए या तबाह कर दिए गए। उन्होंने पाकिस्तान के दावों को फैंटेसी स्टोरीज बताया। एपी सिंह ने कहा, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में साफ है कि पाकिस्तान के 4 रडार स्टेशन, 2 कमांड कंट्रोल स्टेशन, 2 रनवे और 3 हैंगर पूरी तरह डैमेज हुए। इधर हैदराबाद में एक कार्यक्रम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, अगर पाकिस्तान ने फिर कोई मिस एडवेंचर किया तो भारत का जवाब ऐसा होगा जो उनकी हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों बदल देगा। राजनाथ सिंह का इशारा सर क्रीक सेक्टर की तरफ था, जो गुजरात और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबा विवादित इलाका है। और आखिरी खबर सुप्रीम कोर्ट में हुई एक घटना से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर की सुबह एक अजीब वाकया हुआ। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान एक बुजुर्ग शख्स ने देश के चीफ जस्टिस BR गवई की तरफ जूता फेंक दिया। जूता बेंच तक नहीं पहुंचा और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को तुरंत हिरासत में ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चीफ जस्टिस गवई पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं ऐसी बातों से प्रभावित होने वाला आखिरी इंसान हूं। इसके बाद उन्होंने मामले की सुनवाई जारी रखी। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह जैसे ही कोर्ट में दिन की पहली सुनवाई शुरू हुई, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और नारे लगाने लगा। वो चिल्ला रहा था, भारत सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद उसने बेंच की तरफ जूता फेंका। जूता कोर्ट के अंदर ही नीचे गिर गया और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति ने जूता फेंका उसका नाम किशोर राकेश बताया जा रहा है। उसके पास सुप्रीम कोर्ट का प्रॉक्सिमिटी कार्ड था, जो वकीलों या उनके क्लर्क को दिया जाता है। अब सुरक्षा एजेंसीज उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी तक इस घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई। कोर्ट में मौजूद एक वकील ने बताया कि चीफ जस्टिस इस दौरान पूरी तरह शांत थे। उन्होंने कहा, मैं ऐसी बातों से प्रभावित होने वाला आखिरी व्यक्ति हूं, कृपया सुनवाई जारी रखें। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब चीफ जस्टिस BR गवई हाल ही में सोशल मीडिया पर विवादों में आ गए थे। दरअसल खजुराहो में भगवान विष्णु की एक मूर्ति के सिर कटे हिस्से को फिर से जोड़ने की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए उनके बयान को लेकर काफी आलोचना हो रही थी। बाद में चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि उनके बयान को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर चीजें अक्सर बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं। उन्होंने कहा, पहले हम न्यूटन का लॉ जानते थे कि हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होता है, लेकिन अब सोशल मीडिया का लॉ है, हर एक्शन का डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है। इस पूरे मामले ने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड वाला व्यक्ति कोर्ट की सुरक्षा से गुजर कर अंदर कैसे पहुंच गया। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको आज का जिस्ट का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए जिस्ट के साथ। शुक्रिया।